हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के एक और डिस्कशन में। आज हम लोग जो है बातचीत करेंगे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज के बारे में और ऑडिटर को लेके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम लोग स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल ज़रूर देंगे जिससे आपके माइंड में इसको लेके सारी क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस करेंगे और अधूरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा खतरनाक होता है। या तो जीरो कॉन्सेप्ट हो या फिर पूरा कॉन्सेप्ट हो, अधूरा कॉन्सेप्ट भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। साथ ही साथ में अगर आप इसे किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पे या फिर एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट पे, तो अगेन पूरा सुनिएगा ध्यान से, और अगर नोट करना चाहे तो चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा। राइट। इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक एंटिटी का, और इंटरनल कंट्रोल को लेके ऑडिटर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे और फिर आपको एक एग्जांपल देंगे कि क्या होती है कंट्रोल डेफिशिएंसी और कैसे जो है आपको उसके लिए कंट्रोल रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। तो अगर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, तो इंटरनल कंट्रोल वो सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी टेक्निक्स जो मैनेजमेंट TCWG और अदर पर्सनल जो है वो, मैं अपने फ़ोन को DND पे डाल रहा हूँ, हाँ जी, अदर पर्सनल जो है वो लगाते हैं ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो पाए, कंपनी कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन कर पाए, राइट, एसेट्स सेफ गार्ड रहें और ऑपरेशंस जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चल पाए। इंटरनल कंट्रोल रीजनेबल एश्योरेंस देता है ये सारी चीज़ें अचीव करने की। याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, जिसके चलते वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव यानी इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे ही होंगे। राइट। सो इंटरनल कंट्रोल भी इनहेरेंट लिमिटेशन से सफ़र करता है, उसके चलते वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। अब आते हैं इंटरनल कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज फार एज ऑडिटिंग इज कंसर्न, वो है आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि ऑडिटर कंसर्न होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना चाहता है, और इसलिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है तो उसको ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंस उसके लिए बढ़ जाती है जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ओके। अब जरा ध्यान से, इंटरनल कंट्रोल को लेके ऑडिटर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और आप लोग पुराने एपिसोड सुन रहे हैं कि नहीं वो मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप पुराने एपिसोड नहीं सुन रहे हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं जो जो टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ मैंने कहीं ना कहीं एपिसोड्स में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको उन पर क्लैरिटी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी, नहीं तो आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। ऑडिट की जो वेबसाइट हमने स्पेशल बना रखी है, जो पॉडकास्ट हमने बना रखा है, उसके मैं आपको लिंक्स जो है साथ में शेयर कर दूंगा, बाकी एपिसोड भी सुन लीजिएगा। नाउ, अब ठीक है, इंटरनल कंट्रोल बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों पे होता है, ऑडिटर सिर्फ उन इंटरनल कंट्रोल से कंसर्न है प्राइमरीली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो सिर्फ ऑपरेशंस को स्मूथ बनाते हैं, उनसे ऑडिटर का एज सच कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग, और या फिर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल यूसेज की बात करें फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, तो इस तरह के इंटरनल कंट्रोल से ऑडिटर बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट नहीं करता है या उन पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो नहीं करता है। लेकिन अगर एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल है जो ये एश्योर करवाता है कि भाई जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी रिकॉर्ड हो, जो नहीं हुई वो रिकॉर्ड ना हो, ट्रांजैक्शन सही अकाउंट सही अमाउंट सही पीरियड में रिकॉर्ड हो, इस तरह के इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर जो है वो ज़रूर नज़र रखता है, और इस तरह के इंटरनल कंट्रोल से ऑडिटर को बहुत ज़्यादा जो है वो काम पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे काम पड़ता है। अच्छा, देन आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग हमें क्लियर है, कौन बनाता है ये हमें क्लियर है। अब ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल से क्या क्या लेना देना है। नंबर 1 देखिएगा, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को समझना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसका डिज़ाइन देखना चाहता है। क्यों? इसलिए देखना चाहता है ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन, क्योंकि भाई साहब ऑडिटर को कंट्रोल रिस्क जो है वो असेस करना है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क सिंपल भाषा में एक ऐसा रिस्क है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल के फेल होने के चांसेस, इंटरनल कंट्रोल के मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट ना कर पाने के चांसेस को हम लोग कंट्रोल रिस्क बुलाते हैं। राइट। हो सकता है कहीं पे इंटरनल कंट्रोल हो ही ना, हो सकता है कहीं पे इंटरनल कंट्रोल हो लेकिन वो PDC, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट, MMS, मटेरियल स्टेटमेंट नहीं कर पा रहा है। राइट। तो आपके इंटरनल कंट्रोल के फेलियर के चांसेस को हम लोग बुलाते हैं कंट्रोल रिस्क। अब ऑडिटर को कंट्रोल रिस्क को असेस करना होता है। क्यों असेस करना होता है? सुनिए, अगर ऑडिटर कंट्रोल रिस्क को असेस करेगा तो वो फाइनली क्या कर पाएगा? रोमम को असेस कर पाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर पाएगा, और जब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर पाएगा तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स डिजाइन कर पाएगा। वो NET, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को जो है वो बना पाएगा। राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है उसके डिज़ाइन को समझता है, तो इससे ऑडिटर को जो है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद उसे कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट पता चलता है, कंट्रोल रिस्क से ओवरऑल रोमम का असेसमेंट जो है पता चलता है, और जब एक बार ओवरऑल रोमम पता चल जाता है तो इस रोमम के बेसिस पे, रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। ओके, पहला लेना देना ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल से है कि ऑडिटर को इसको समझ के रोमम समझ आता है, कंट्रोल रिस्क समझ आता है। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सुनिए, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन अच्छा है, अगर ऑडिटर को प्राइमा फेसी लग रहा है कि भाई साहब इंटरनल कंट्रोल इज गुड, नाइस, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर उस केस में फिर आगे जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, यानी जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हैं, जो रिस्पांस देने वाला है वो रिस्क को, उसमें वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड कर लेता है कि मैं कंट्रोल्स की टेस्टिंग करूंगा। ओके, क्योंकि उसे इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगे थे, अगर उसे इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं लगे थे तो वो फिर कंट्रोल की टेस्टिंग नहीं करता है। आगे चलते हैं ध्यान से, ये दूसरा हमारा रिलेशनशिप बन गया इंटरनल कंट्रोल के साथ। दूसरा रिलेशनशिप हमारा क्या बना कि इफ ऑडिटर एक्सपेक्ट्स दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड, कंट्रोल रिस्क इज लेस, देन ऑडिटर विल डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑल्सो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके वो अपनी उस बात को जो उसने इनिशियल अंडरस्टैंडिंग में समझी थी कि भाई इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, वो उसको और ज़्यादा पक्का करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके। आई होप इट इज़ क्लियर। कम ऑन। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कनेक्शन बन गया। एक हमने इंटरनल कंट्रोल को समझना था, एक हमने इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना। और टेस्ट हर बार नहीं करना होता है, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेस्ट हम लोग कब करते हैं, नंबर 1, जब हमें इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन पे भरोसा है तो हम उस डिज़ाइन के आगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, जब लॉ और रेगुलेशन की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, या फिर जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अकेले आप लोगों को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना दे पाएं, तो उस केस में भी आपको इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। ओके, नाउ तीसरा रिलेशन। ठीक है, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, ठीक है, किसी लॉ में नहीं लिखा ओपिनियन देने के लिए, लेकिन क्या मैं कंट्रोल डेफिशिएंसीज की चर्चा मैनेजमेंट के साथ कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इस कंट्रोल डेफिशिएंसी पे, अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी है, अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल कहीं प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिस स्टेटमेंट को, तो क्या इस कंट्रोल डेफिशिएंसी पे मैं कोई रिकमेंडेशंस दे सकता हूं मैनेजमेंट को? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकते हैं, और उसी का मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। देखिए, मानिए एक कंपनी है, और वो कंपनी जो है, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है, और उस प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनी के पास जो कस्टमर्स आते हैं, कंपनी उसको क्रेडिट देती है, उधार पे काम करती है, राइट। कंपनी उसको उधार के लिए कुछ समय देती है और कुछ अमाउंट तक का क्रेडिट दे सकती है। और ये जो क्रेडिट लिमिट होती है, ये उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, वो जो है वो सेट करते हैं, राइट। और एक बार सेट करने के बाद ये लिमिट जो है वैसी की वैसी ही रहती है, और इस लिमिट को अगर कस्टमर आके रिक्वेस्ट करता है बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, तो कंपनी जो है उसे बढ़ाती या घटाती है। यानी इनिशियली जो क्रेडिट लिमिट है वो सेल्स के डायरेक्टर सेट करते हैं, और उसके बाद कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इस लिमिट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ओके, ये आपको पता चला कि ओके, इन्होंने अपने जो क्रेडिट लिमिट का कंट्रोल है वो आपके सामने रखा कि ठीक है जी, हम लोग ऐसे काम करते हैं। अब आप देखिए ऑडिटर इसमें क्या देखेगा, ऑडिटर देखेगा भाई साहब इसके अंदर तो एक बहुत घातक डेफिशिएंसी है। क्या घातक डेफिशिएंसी है? क्योंकि हमारी ये जो क्रेडिट लिमिट है ये पीरियोडिकली रिव्यू नहीं होती, और इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाए, जो उसकी पहले क्रेडिट वर्दीनेस थी वो ना रहे, और आप आज भी उसकी क्रेडिट लिमिट जो है हायर साइड पे लेके चल रहे हैं, जिसके चलते आप एक रिस्क ले रहे हैं, जिसके चलते एंटिटी रिस्क ले रही है, वो एक ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट दे रही है जिससे पैसा रिकवर होने के चांसेस जो है कम है, और अल्टीमेटली इससे कंपनी को लॉस हो सकता है। तो ये आपने कंट्रोल डेफिशिएंसी ढूंढ ली। अब आप इसके लिए रिकमेंडेशन क्या देंगे? इसके लिए रिकमेंडेशन, और देखिएगा धीरे धीरे इंस्टीट्यूट जो है इस तरह के सवाल पूछना शुरू करेगा एग्जाम के अंदर। इसके लिए रिकमेंडेशन आप यही देंगे कि देखिए हमें ये जो है जो क्रेडिट लिमिट है वो पीरियोडिकली रिव्यू करनी चाहिए, हमें कस्टमर की रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें पीरियोडिकली अपने आप से रिव्यू करनी चाहिए, ताकि हम ऐसे डेटर्स के साथ पैसा ना फंसा के बैठ जाएं जिनसे पैसा आने के चांसेस कम है, जिनसे कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, जिनसे कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पे इम्पैक्ट आएगा, कहीं वो ओवर स्टेटेड तो नहीं दिख रही होंगी, राइट। तो ये होती है कंट्रोल डेफिशिएंसी, और इस प्रकार से जो है ऑडिटर कंट्रोल डेफिशिएंसी पे रिकमेंडेशन देता है। एक और इसके अंदर डॉक्यूमेंट आता है लेटर ऑफ वीकनेस, एक इसके अंदर ISA और SA भी इन्वॉल्व है, SA 265, राइट। तो सबसे पहले ऑडिटर डेफिशिएंसी, याद रखिएगा ऑडिटर का काम नहीं था डेफिशिएंसीज ढूंढना, ये वो डेफिशिएंसीज हैं जो ऑडिट के दौरान मिल गई, और ऑडिटर को लगता है कि भाई ये
सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, मैनेजमेंट को वो बता देता है टाइमली बेसिस पे, और साथ में रिकमेंडेशन भी देता है, राइट। मैंने बोला था कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे स्टैंडर्ड्स के लिए, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है डिटेल में ना जाते हुए, मेरा यहाँ पे मुद्दा था कि मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँ कि इंटरनल कंट्रोल से हम लोग कहाँ कहाँ टच अपॉन करते हैं, और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो है कंट्रोल डेफिशिएंसीज का मैं आपको एक एग्जांपल दूं और मैं आपको बताऊं कि कैसे आप लोग जो उस पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ज़रूर दें, और रिकमेंडेशन में लिखें कि भाई आपको ये लिमिट्स जो है पीरियोडिकली रिव्यू करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करनी चाहिए, और साथ साथ में हो सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल आप पर्सन भी बताएं कि किसको जो है रिव्यू करनी चाहिए और कितने टाइम पे जो है रिव्यू करनी चाहिए इंडस्ट्री की स्टडी करके। ओके, सो कंट्रोल डेफिशिएंसी एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू कंट्रोल डेफिशिएंसीज। आई होप आपने एग्जांपल एंजॉय किया। अब देखिए, ऐसे ही जब आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाएंगे तो आप उसका इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप कुछ चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब आप फिर उसमें देखेंगे डेफिशिएंसी क्या है, और वो आप मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे बता देंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर लॉ ने बोला है कि आपको इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना है तो देना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लॉज आई भी हिसाब से बोल सकते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा है कि भाई इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना है ऑडिटर को। लेकिन हर कंपनी के केस में नहीं, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के केस में। और साथ साथ में एक बात आपने और ध्यान रखनी है, क्या कि इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना है, लेकिन कौन सा वाला इंटरनल कंट्रोल पे? ओनली द इंटरनल कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंजॉय कर रहे हैं अगर आप इन डिस्कशंस को, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे हमें जरूर अच्छी सी रेटिंग दीजिएगा अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिल रही है तो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।